है वो क्या है, कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या नाटक है। तो आपको पहले से ही ये जिसका पेपर है वो लगा करके लाया हुआ है, क्या है, उपन्यास है। तो देखिए आगे देखिए, अगला हुआ देखिए अगला अगला देखिए। अच्छा हाँ, मैंने आपसे भी एक प्रश्न पूछा था, इनका महाकाव्य कौन सा है। तो हरिऔध जी का देखिए पूछ भी सकता है कि जो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास किसका महाकाव्य है। मान लीजिए ऐसा भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है। तो प्रिय प्रवास किसका महाकाव्य है। तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का क्या है, महाकाव्य है। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का क्या है, महाकाव्य है। आगे देखिए, भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक कौन है। भूले बिसरे चेहरे के कृति के लेखक कौन है। तो कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आगे देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के लेखक का शरण अग्रवाल लेखक किसके हैं, ये किस मतलब इन यहाँ कौन कौन सा दिया है। अकाल पुरुष गांधी जी, विवर्त, भारत की एकता, धरती के फूल। तो देखिए अकाल के पुरुष ये तो जैनेन्द्र कुमार लिखे हुए हैं, ये कौन लिखा है, जैनेन्द्र कुमार लिखे हुए हैं। विवर्त किसकी रचना है, और धरती के फूल, चलिए आपको ये दोनों बताना है, विवर्त और धरती के फूल किसकी रचना है, जल्दी करिए। धरती के फूल ये प्रभाकर जी का है, मतलब है। और ये दो लोग लिखे हुए हैं, भारत की एकता, ये दो राइटर हैं। पहले तो हमारे ये हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, और एक दूसरे भी राइटर हैं, उनका नाम है उनका नाम राजेंद्र प्रसाद है। पहले राइटर जो हैं वो हमारे कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, और दूसरे राइटर कौन है, राजेंद्र प्रसाद हैं। तो आलोचना साहित्य, कालिदास की लालित योजना किसकी है, ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, आपको यहाँ लगा हुआ मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सुमित्रानंदन पंत काव्य संकलन है। सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य संकलन कौन सा है। तो आप देखेंगे पांचजन्य जो लिखा हुआ है, इसके तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। रश्मि जो है ये किसका है, ये महादेवी वर्मा जी का है। रश्मि हो गया, यामा हो गया, ये किसका है, ये महादेवी वर्मा का है। हिमालय हो गया, महादेवी वर्मा का है। और हिम किरीटिनी किसका है, जो वीणा है, वीणा जो है यही रचना किसका है, सुमित्रानंदन पंत जी का है। वीणा किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। आगे देखिए, प्रगत युग के लेखक हैं, प्रगत युग, प्रगत युग के लेखकों का नाम बताना है। तो आप देखिए महादेवी वर्मा का आ गया, ये तो छायावाद युग की हैं। मैथिली शरण गुप्त आ गया, ये तो द्विवेदी युग के हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आ गए, ये तो स्वयं ही भारतीय क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र जो भारतेंदु युग है उसके खुद ही जनक हैं। तो भारतेंदु, ये तीनों नहीं होगा तो होगा कौन सा, ये नागार्जुन है। नागार्जुन किस युग के लेखक हैं, ये हैं प्रगतिवादी युग के लेखक हैं, प्रगतिवादी युग के लेखक हैं। आगे देखिए, और आपका दिया हुआ है प्रगतिवादी प्रयोगवादी युग के लेखक नहीं है। यहाँ बड़ा बढ़िया सस्पेंस बना करके रखा हुआ है कि प्रगतिवादी युग के लेखक नहीं है। तो आप देखिए प्रभाकर माचवे, ये भी प्रगतिवादी प्रयोगवादी युग के लेखक हैं। मुक्तिबोध, ये भी प्रयोगवादी युग के लेखक हैं। अज्ञेय जी प्रयोगवादी युग के एक सबसे क्या है, प्रवर्तक ही हैं। तो इसमें बच कौन सा रहा है ऑप्शन, शिवमंगल सिंह सुमन। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी क्या है, वो जो है प्रगतिवादी युग के लेखक नहीं है। आगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, कौन सा है, भारत भारती, चित्राधार, स्वर्णधुली या अनामिका। तो जो भारत भारती आप रचना पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का है। भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। यहाँ दिया हुआ है महावृक्ष के नीचे काव्य कृति किसकी है। महावृक्ष के नीचे ये किसकी काव्य कृति है, तो किसका है, क्या धर्मवीर भारती का है, या गिरिजा कुमारी माथुर का है, या नरेंद्र शर्मा का है, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है। तो ये किसका है, ये किसका है, अज्ञेय जी की रचना है। ये किसकी रचना है, अज्ञेय जी की। अब देखिए आपका 10 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 10 क्वेश्चन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, अब सब्जेक्टिव हो जाएगा।
अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, अब जो ऑप्शन आएगा, अब जो प्रश्न आएगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। तो देखिए क्या है, प्रश्न ये पूछा हुआ है, गद्यांश क्या दिया हुआ है कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि जहाँ यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, मतलब बता रहे हैं कभी, या सेवानिरत जीवन की, कैसा ये मुस्कुराहट कैसा है, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, या भाषा के भेद रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व को क्या है, सर्वोत्तम ज्योति है। यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। कौन सी ज्योति विश्व की उत्तम ज्योति है। लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया हुआ है। तो देखिए 10 नंबर का आता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आपको करना क्या है, अब पहले तो हड़बड़ाना नहीं है, पहले इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद क्या करिए, एक पहले क्रमवार तरीके से प्रश्नों का जवाब देना शुरू करिए। या फिर जैसे मान लीजिए कि आपको पहला ये वाला, जैसे ये नहीं है, ये समझ नहीं पा रहे गद्यांश का उद्देश्य, तो आप ऐसा नहीं है कि ग आ गया तो आप घ नहीं लिख सकते हैं। आप हेडिंग घ डाल करके घ लिख सकते हैं, ग को लास्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे संदर्भ आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, बाद में लिखना है, तो संदर्भ को लास्ट में भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, क्रम होना चाहिए। अगर ख है तो ख का ही उत्तर लिखेंगे, क का नहीं लिखेंगे। तो जो क्रम लिखा है, जैसे ख लिखा है तो ख लिखिए, क लिखा है तो क लिखिए। ऐसे करेंगे तो आपका क्या होगा, एकदम सटीक उत्तर होगा। चलिए देखिए इसका मैं उत्तर आपको दिया हूं आगे। चलिए देखिए यहाँ जो है उपर्युक्त लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा है, उपर्युक्त। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन था उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, तो हम संदर्भ लिखना शुरू करते हैं। उत्तर क्या होना चाहिए, अब उत्तर शुरू कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नर्सिंग होम नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो आपको क्या क्या है इसका, देखिए इसका और ये नर्सिंग होम जो लिखे हो, मतलब नंबर किसका मिलता है, आप पाठ का नाम लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। आप लेखक का नाम लिख दीजिए, इन्हीं दोनों से आपको 2 नंबर मिलता है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी क्या है, इसके राइटर हैं। और नर्सिंग होम नामक पाठ से क्या हुआ है, अवतरित है या लिखा गया है। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि रेखांकित अंश की क्या करिए, व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की क्या करिए, व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करते हैं, उत्तर में लिखना शुरू करेंगे हम। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने इंदौर नर्सिंग होम में रहकर देखा कि उस नर्सिंग होम में जो जितना वृद्धा नर्स है वह उतनी ही अधिक सेवा परायण और कर्तव्य परायण, क्रियाशील, प्रसन्न, किसी दीपक के समान प्रज्वलित, जागरूक, सेवानिरत जीवन का समर्पण, आत्मविश्वास के साथ एकाग्रता, सेवा भाव ही विश्व का क्या है, लगी हुई है। ऐसा होना चाहिए, विश्व निरंतर लगी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। तो आप हमारे साथ लिखते रहिए। क्या होगा कि ये जो सेटअप है, अगले साल का पेपर है, पिछले साल का जो हुआ है वही है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, हल करा रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न चौथा, उसी में आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा, यहाँ मैंने उत्तर लिख दिया है। तो आप सब जो है प्रीवियस ईयर जो पिछले साल का पेपर हुआ है 2024 सामान्य हिंदी, वो अपने साथ लेकर के बैठिए और वहाँ का हल यहाँ लिखिए। हल क्या है, उत्तर है कि सबके हृदय में एक अद्भुत ज्योति प्रज्वलित है, वह है सेवा और प्यार की ज्योति। यही ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। आप प्रश्न वहाँ पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर जो ये पेपर है, रुके मैं आपको पेपर दिखा दूँ। यहाँ देखिए ये पेपर है, इसका उत्तर यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, और प्रश्न का उत्तर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। तो मेरे पास पेपर है, आप लोग भी पेपर ले लीजिए। ये देखिए
पेपर 2024 का सामान्य हिंदी है और इसी का हल मैं यहाँ करवा रहा हूँ, सॉल्व इसे करा रहा हूँ। आगे देखिए उत्तर क्या है, 5वें का उत्तर क्या है। लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में रॉबर्ट हो गया यहाँ, रॉबर्ट नर्सिंग होम में समर्पित भाव से सेवारत और सर्वाधिक वृद्धा नर्स मार्गरेट के मुस्कानमय जीवन का नाम क्या किया है, चित्रांकन किया हुआ है। तो वो नर्स का नाम क्या है, मार्गरेट कौन है, वो नर्स है, उसी का चित्रण किया हुआ है। आगे देखिए, मैं यहां पर दोनों प्रश्नों को कराता जा रहा हूं। प्रश्न देखिए कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा में निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है और वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत गजब लिखा है, अद्भुत नई संस्कृतियां हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त, प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्द की खोज की महती आवश्यकता पड़ती है। ये आपका हो गया क्या, ये पद्यांश गद्यांश हो गया। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न 10 नंबर के। देखिए, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। 5 प्रश्न आपके सामने है, 10 नंबर का है। अब सुनिए, अब इसका चलिए हम हल करना शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, उत्तर पहला है, मैं डायरेक्ट उत्तर यहां लिखा हूं। उत्तर पहला है, संदर्भ क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य गरिमा में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक शोध परख निबंध से अवतरित है। ये देखिए, ये क्या हो गया, बहुत ही कठिन हो गया। आप डायरेक्टली लिख सकते थे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, जी संजीव रेड्डी है, जी सुंदर रेड्डी है ना। अब देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोला है। उत्तर दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है। अर्थात भाषा में जितनी भी प्रकार की खोजें की गई है, क्या अब जो नए नए खोज किए जा रहे हैं, जो भाषा क्या उसको संतुष्ट कर पाएगी, उस खोज के लिए भाषा को क्या करना पड़ेगा, और भी परिष्कृत होना पड़ेगा। और भी क्या होना पड़ेगा, परिष्कृत होना पड़ेगा। ये देखिए, चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न का उत्तर है कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, भाषा है। तीसरा क्या है कि नए शब्दों, अच्छा चौथा पहले हो गया, तीसरा बाद में। नए शब्दों की खोज वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव को प्रयोग में लाने के लिए प्रासंगिक होंगी। नए शब्दों का प्रयोग क्या है, वैज्ञानिक प्रयोगों को प्रभाव में लाने के लिए प्रासंगिक होंगी। और 5वां प्रश्न क्या, उत्तर क्या है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव, ये आविष्कारों होना, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के लिए भाषा का परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के लिए भाषा का परंपरागत प्रयोग क्या है, सही नहीं है। ये देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, और फैला उनके तन का आतप मन में सर सरसाए। ये किस पाठ से लिया गया है, पहले तो हमें ये बता दीजिए, ये किस पाठ से लिया गया है। तो आप सभी को पता होगा, उर्मिला जी की वेदना
इस पंक्तियों में क्या कर रही है, कराह रही है, चिल्ला रही है। उर्मिला जी की वेदना क्या रही है, इस पंक्तियों में चिल्ला रही है। उर्मिला जी लिखती है, उर्मिला जी अपने दुखों को बताती हुई कहती हैं कि निरख सखी, और ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये गीत से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी है। इसके लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी है। तो यहाँ लिखा हुआ है पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप लिख दीजिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गीत नामक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसका मैंने उत्तर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि सखी को खंजन पक्षी दिखाने का क्या तात्पर्य है। उर्मिला जी के द्वारा अपने सखी को खंजन पक्षी दिखाने का अर्थ है कि अपने खंजन पक्षी को दिखाते हुए अपने हृदय की वेदना को बताने का अर्थ है। या फिर देखिए ये प्रश्न मैं करा चुका हूं, उसमें किसमें, आप जब पढ़ेंगे गद्य गीत का मैं प्रश्नोत्तर कराया हूं, वहां ये पूरा सॉल्व है। आप एक बार इस चैनल पर जा करके वहां पढ़ लीजिए, ये पूरा चैनल पर जा करके एक बार फिर पढ़ लीजिए। जो गीत नामक पाठ है उसमें ये मैं बड़े अच्छे ढंग से कराया हूं, तो यहाँ मैं नहीं करा रहा हूं। जो नहीं पढ़ाया हूं सिर्फ वही करा रहा हूं, जो पढ़ा दिया हूं अच्छे से उसको पढ़ाया यहाँ नहीं करवा रहा हूं। तो देखिए यहाँ है, कराथी संस्कृति की विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूल जन प्रकट काम। ये बताइए किस पाठ से अवतरित है। इसमें क्या गया है, विगत संस्कृति में कौन कौन सी दीवारें थी। विगत संस्कृति देखिए दीवारें बहुत अच्छे से बताया गया है। जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य है, यह उद्घोष करने कौन आया। और नानृतम जयति सत्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का मैं प्रश्न उत्तर दे रहा हूं यहाँ। ये रहा 5 प्रश्नों का उत्तर। तो पहला उत्तर क्या है कि विगत संस्कृतियों में धर्म जाति अर्थ शिक्षा व रूप प्रसिद्ध दीवार हैं। क्या है प्रसिद्धि दीवार है। दीवार के समान है, प्रसिद्धि क्या है, दीवार है। और आगे देखिए उत्तर में लिख दिया हूं, प्रश्न आप वहां देख लीजिएगा। आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्नों का उत्तर देखिए। जड़ बंधन मिथ्या और राम का ही नाम सत्य है। जड़ बंधन क्या है, मिथ्या है, और राम का नाम ही सत्य है। यह उद्घोष बापू जी ने दिया। बापू जी ने अर्थात महात्मा गांधी जी ने कहा कि राम ही एक यथार्थ है, बाकी सब मिथ्या है। आगे देखिए उत्तर तीसरा है, आप वहां से प्रश्न देख लीजिएगा। प्रस्तुत अंश में बापू जी कहते हैं कि बापू जी के द्वारा पंत जी कहते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र शाश्वत है और जीत सत्य की होती है, असत्य की नहीं। सत्य जीत किसकी होती है, सत्य की, असत्य की नहीं होती है। उत्तर चौथा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसका अर्थ है प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि पंत जी कहते हैं कि हे बापू, भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से परतंत्र थी, कैद थी, या यहाँ लोग कई प्रकार से बटे हुए थे, परंतु 2 बार हो गया, परंतु इस बंधन से मुक्त करने का जिम्मा बापू ने उठाया। परंतु इस बंधन से मुक्त करने का जिम्मा आपने उठाया। ये कौन कह रहा है, पंत जी अपने रचनाओं के माध्यम से कह रहे हैं। संदर्भ क्या होगा, वही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखित बापू के प्रति नामक से अवतरित है। ये हुआ इसका उत्तर। अब देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 100। गुड इवनिंग या गुड नाइट, अच्छा गुड इवनिंग लिखा है, हमें लगा गुड नाइट लिखा है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कवियों का उल्लेख कीजिए। और देखिए साहित्यिक परिचय पूछा है, साहित्यिक परिचय में आप लोग जो है साहित्यिक परिचय ही लिखिए। साहित्यिक परिचय में सिर्फ साहित्यिक परिचय क्या लिख दीजिए,
प्रमुख रचनाओं को लिख दीजिए, उसमें जीवन परिचय मत लिखिए। क्या दिया है, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियां, उसमें वही है लेखक का जो जन्म मृत्यु, इसके बाद साहित्यिक परिचय। लेकिन मैंने सब कुछ पूरा हल करा दिया है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिखना है, रामचंद्र शुक्ल जी का लिखना है, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी का लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक लेखक का हम लोग क्या करते हैं, जीवन परिचय देखते हैं। ओ भाई ये क्या हो गए हो, अरे आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से। पहला देखिए, ये हैंड राइटिंग नमन सर की है, ये हैंड राइटिंग मेरी है। अब देखते हैं इसको, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जीवन परिचय। अब आप देखिए, जीवन परिचय में पढ़ करके नहीं सुनाऊंगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे अगर पढ़ करके मैं सुनाना शुरू करूंगा तो समय बहुत खिंच जाएगा। यहाँ से जीवन परिचय का क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, मेरे जितने भी छात्र जुड़े हुए देखिए, रोना धोना बंद करिए कि मैं कितना पढ़ाऊँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो आप मान करके चलिए, अभी आपके पास जितना भी समय हो पर्याप्त है। आपका 5 ही सब्जेक्ट है, आपके पास 2 महीना है, वो 2 महीना बहुत पर्याप्त है, सफिशिएंट है 5 सब्जेक्ट खत्म करने के लिए। लेकिन जो मेरे साइंस साइड के छात्र हैं, उनके लिए ये 2 महीना भाई बहुत कम है, क्योंकि उनको जो है पीसीएम पढ़ना बड़ा मुश्किल है, टफेस्ट है। लेकिन जो मेरे आर्ट साइड के छात्र विद्यार्थी हैं, आपको तो मुस्कुराना चाहिए। क्यों, आप ये गाना गाना बंद करिए कि नमन सर आपकी कसम, दिनों रात पढ़ते हम फिर भी नंबर पाते कम, बताओ क्या करें। भाई हमारा कसम खाने से अच्छा है आप पढ़ाई करो, और अच्छे से पढ़ो, इतना पढ़ो कि जो है हिंदी में आपका 100 में 100 लाने की क्षमता रखिए। वो 100 आएगा नहीं, 95 तो आएगा। आप जब शिखर पर जाने की क्षमता रखेंगे तभी तो पहाड़ पर चढ़ पाएंगे। तो क्या करिए, तैयारी जारी रखिए, तैयारी को नहीं रोकना है। तो देखिए, रचनाएं जो होगा वो साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के लिए यही रहेगा। बस चीजें बदलेंगी क्या, तो जो जिसमें इसमें जो प्रश्न उत्तर आता है वो बदलता है, बाकी सब वही रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का ही है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं हट जाता हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, फिर साहित्यिक सेवाएं, जीवन परिचय, फिर क्या है साहित्यिक सेवाएं, फिर इनका क्या है रचनाएं। ये सभी क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा। 2 हुआ, एक और देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनका देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है जीवन परिचय है। मैं हट जाता हूं, आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। तो साफ साफ तो दिख रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग लिखने से अच्छा ये भी लिख दीजिए, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हमको भी अच्छा लगेगा। तो दिख रहा होगा, आशा करता हूं दिख रहा होगा, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी द बेस्ट है। यहां से ले लीजिए साहित्यिक सेवाएं, और फिर रचनाएं। ये क्या हो गया, रचनाएं। तो इनकी ये सारी क्या है, रचनाएं हैं। क्षण बोले कण मुस्काएं, बाजे पहलिया घुंघरू के। अच्छा हाँ, 12 वालों का जो है ये ना भूल पाए कभी, कौन सा, बाजे पहलिया घुंघरू के, क्योंकि अवस्था ये ऐसा है कि ये सब चीजें अपने आप बजने लगती हैं, है ना। तो हमारे 12 के छात्र मुस्कुराते हुए पढ़िए। ये जो एक है क्षण बोले कण मुस्काए, ये प्रश्न आपसे 10वीं में पूछा गया है। दीप जले शंख बजे, फिर आकाश के तारे, धरती के फूल। धरती के फूल अभी आपका मैं पढ़ाया हूं, उसी में आया हुआ एक प्रश्न है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है, वो केमिकल लोचा रहता है 12वीं तक आते आते। यहां देखिए, और देखिए भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र किसका है, वही प्रभाकर जी का है।
और महके आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्कुराई, कोई मिल गया, उसने कहा था। ऐसे भी दूसरे का रचना है, लेकिन ये सब रचनाएं हैं। रचना एक है उसने कहा था, ये उसने कहा था एक बड़ी अच्छी कहानी है। कभी मैं सुनाऊंगा, और जिस दिन सुनेंगे ना, वाह गजब का लगेगा कि कहने पर कोई अपना प्राण त्याग दे रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है कि युद्ध में लड़ करके खुद को दूसरे को बचाने के लिए अपने आप को नष्ट कर ले रहा है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, नहीं समय खिंच जाएगा ज्यादा। ये तो ब्लैंक है। ये देखिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देते उनके रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो जीवन परिचय, आप जीवन परिचय देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हम कह रहे हैं कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अगर एक एक को बताना शुरू करूंगा तो जो है समय खिंच जाएगा। यहाँ से इनकी रचनाएं शुरू हुई हैं, नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सभी है। यहाँ इंद्रजाल भी है, और अजात शत्रु है, ध्रुव स्वामी, स्कंद गुप्त, सत, जन कल्याणी, और जन्मजय का नाग यज्ञ, एक घूंट, ये सभी क्या है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। कोई नाटक है, कोई कहानी है, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि। चलिए आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट लेने में आप लोग देरी न करें। अब आ गया मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी, इन्हीं की रचना है जो आपको पढ़ना है, कैकेयी का अनुताप गीत, ये आपने पढ़ा हुआ है। और यहाँ आप इनका हो गया जीवन परिचय। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, और फिर क्या है इनकी रचनाएं। रचनाओं में आप लोग और लिख लेना, साकेत इनका महाकाव्य है। साकेत क्या है इनका, महाकाव्य है। नहुस भी इनकी रचना है। त्रिपथगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लेना, किसको, साकेत को। भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ये जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक सेवाएं, और क्या है यहाँ से रचनाएं। साहित्यिक सेवाएं के बाद यहाँ से क्या है, रचनाएं हैं। रचनाओं में नाटक, मौलिक नाटक, फिर क्या है अनुभूति है, फिर क्या है निबंध है, फिर क्या है इतिहास है, फिर क्या है यात्रा वृत्तांत है। ये सभी क्या है, इनका क्या करिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओ भाई हट जा। ये देखिए, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। या लाठी कहानी का क्या करिए, सारांश अपने शब्दों में लिखिए। लाठी या कहानी का या सारांश अपने शब्दों में लिखना है। लेकिन शायद मुझसे एक चीज गड़बड़ हुआ है क्या, ओ माय गॉड, यहाँ मैं पंचलाइट का लिख दिया हूँ। देखो प्रश्न नहीं देखा था ठीक से, और इसको लिख दिया पंचलाइट का। लेकिन कोई नहीं, पंचलाइट का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। मैं वो भी क्या करूंगा, एक वीडियो में लाठी और दूसरे वीडियो में ध्रुव यात्रा, ये सभी क्या करूंगा, कवर कर दूंगा। इसको आप लिख लीजिए और उसको मैं देख लूंगा बाद में। अब देखिए यहाँ रश्मि रथी। रश्मि रथी, वर्षों तक वन में घूम घूम बांधा विघ्नों को चूम चूम, सैधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। इस कहानी को लिखने वाला ये देखिए यही रश्मि रथी है। महाखंड काव्य है, आज दिनकर जी का है। दिनकर जी शब्दों के रथों पर, रथ पर बैठाकर कुरुक्षेत्र की यात्रा बड़ा गजब ही किए हुए हैं। और वही चीज यहाँ दिखाया गया है। रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, चरित्र चित्रण करना है। या रश्मि रथी खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक लिखिए, और क्या 80 शब्दों में लिखना है, प्लस ऐसा ही होता है मिस्टेक। ओके ओके डोंट वरी, हंसना ठीक है लेकिन इतना हंसना ठीक बात नहीं है। रश्मि रथी लिखना है। तो मेरे सभी छात्र और छात्राएं अब ध्यान से थोड़ा रश्मि रथी पर आते हैं। रश्मि रथी मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। रश्मि रथी को मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। कर्ण के विषय में देखिए क्या कहा जा रहा है, आधार पर कर्ण का चरित्र चित्र लिखिए, या चारित्रिक क्या बताए, चरित्र को बताइए। तो कर्ण सामाजिक आडंबरों से, भेदभाव से, देख लीजिए। इसको आप लोग भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पढ़ूंगा तो समय खिंच जाएगा। और मैं समय को बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ, आपको जल्दी इन सब चीज़ों का स्लाइड बना करके लाया हूँ और आगे आगे बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं यही लिखवाता अच्छे से। स्क्रीनशॉट मार करके आप इसको लिख लीजिएगा। आगे देखिए,
ये तो भाई अब देखिए यहां लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है कि यथैव, ये संस्कृत खंड का है, खंड अब दूसरा चलने लगा है संस्कृत खंड। तो यहाँ क्या है, ये इसका पहले संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञम या सर्वज्ञम नामक पाठ से लिया गया है। तो आपका 2 नंबर हो गया। यहाँ लिखना है, यहाँ लिखा है यथैव उपकरणम वताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यातम। जैसे जैसे उपकरण से परिपूर्ण जीवन होता है वैसे तुम्हारा जीवन हो जाएगा। और अमृतत्व तू ना अस्ति वित्तेन इति, और अमृत तत्व वित्त से धन से प्राप्त नहीं होता, और अमृत तत्व धन से प्राप्त नहीं होता। सा मैत्रेयी, वह मैत्रेयी उवाच बोली, ये नाम मैत्री स्यातम किमपि, जिससे अमरता प्राप्त न होगा, किमपि ते कुर्वति, मैं उसका क्या करूंगी। तदेव भगवान केवलम अमृत साधनम जानाति, हे भगवान मुझे तो केवल अमृत साधन को ही बताइए, हे भगवान मुझे तो केवल अमृत साधन को ही बताइए। तदेव में ब्रूहि, तब वे बोले, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोलते हैं, प्रिया न सती तुम प्रिय भवति, हे प्रिय सती तुम बहुत ही प्रिय बोल रही हो, हे प्रिय सती तुम बहुत ही प्रिय बोल रही हो। अब आगे देखिए, एक हो गया, दूसरा भी देख लीजिए, क्योंकि दोनों मैं करवा दे रहा हूं, आपको जो अच्छा लगेगा वो कर लीजिएगा। अतीत काले प्रथम कल्पे चतुष्पाद सिंहम राजा नाम अकुर्वम, अतीत काल के प्रथम कल्प में जानवरों ने राजा शेर को राजा बनाया। और मत्स्य आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को, शकुनैव सुवर्ण हंसम, और पक्षियों ने स्वर्ण राजहंस को। तस्य पुनम सुवर्ण राजहंसम दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती, और तब उसके बाद पुनः स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यधिक रूपवती अर्थात सुंदर थी। स तस्यैव वरदातम, वह अपनी पुत्री को वर देकर, यत सा आत्म निश्चितम चरितम स्वामिनम वृणुयाति, उसने वह उसको वरदान देते हुए कहता है कि वह अपने चित्त के, अपने मन के अनुसार पति का वरण कर सकती है। हंसराज तस्सै वरमन दत्ता, हंसराज यह वरदान दे करके हिमवती शकुनी संगे सन्य पततम, हिमवती हिमालय प्रदेश में शकुनी पक्षियों के साथ, शकुनी मतलब होता है पक्षियां, हिमालय प्रदेश में पक्षियों के साथ सन्य पत्ते मतलब उतरते हैं। यह हुआ हमारा क्या, अनिवार्य संस्कृत का। अब यहां देखिए, निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक का ससंदर्भ क्या करिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत का जो होता है अनुवाद करना होता है, संस्कृत में व्याख्या नहीं अनुवाद होता है। तो आपको अनुवाद करना है। पहला जो है ये किससे लिया गया है, पहला तो है भोजस औदारम से, और दूसरा है सुभाषित रत्नानी से। दूसरा किससे है, सुभाषित रत्नानी से। तो इसका आप लोग संदर्भ लिख लेना और पहले अर्थ देख लीजिए। नीति में निपुण लोग, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, नीति में निपुण लोग निंदा करे या स्तुति करे, नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करे। लक्ष्मी समाविशत गच्छेत वा यथेष्टम, लक्ष्मी रहे या यथासंभव चली जाए, लक्ष्मी रहे या यथासंभव चली जाए। यथ्य वा मरणमस्तु युगांतरे वा, मृत्यु तुरंत हो जाए या युगों के बाद हो, मृत्यु तुरंत आ जाए या युगों के बाद हो। न्यायात् पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय के पथ पर चलने वाले धैर्यवान व्यक्ति का पद विचलित नहीं होता है, न्याय के पथ पर चलने वाले व्यक्ति का पद विचलित नहीं होता है। आगे का प्रश्न देखिए। अब यहाँ दिया है मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए अपने शब्दों में वाक्य का प्रयोग करिए। तो यहाँ देखिए वाक्य प्रयोग है, शब्द दिया, अपनी अपनी डफली बजाना, किसी भी कार्य को अपने अपने हिसाब से करना, किसी एक कार्य को अपने अपने हिसाब से करना है ना। और समर्थ को नहीं दोष गोसाएं, समृद्ध लोगों को, शक्तिशाली लोगों का कोई दोष नहीं होता, शक्तिशाली लोगों का कोई दोष नहीं होता। लकीर का फकीर, पुरानी बातों पर टिके रहना, लोहे के चने चबाना, कठिन परिश्रम करना, लोहे के चने चबाना अर्थात कठिन परिश्रम करना, इसका अर्थ प्रयोग आप कर लीजिए।
आगे देखिए 10वां प्रश्न। अच्छा, अब 10वां प्रश्न आपको करना पड़ेगा, ये आप लोग उसी में देखिए 10वां प्रश्न कैसे करना है, मैं ये आइडिया दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना। यहाँ करूंगा समय चला जाएगा बहुत ज्यादा। देखिए 10वां प्रश्न ऐसा है कि आपको पहले ये अपठित गद्यांश होता है, इस गद्यांश को पढ़ना होता है और 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है जो 5 नंबर का होता है। इस गद्यांश को आप बड़े बड़े ढंग से पढ़ लीजिए और प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर इसी में क्या रहता है, छिपा रहता है। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर इसी में छिपा रहता है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहां से उत्तर को खोज करके लिख देना है। चलिए आगे देखिए, अब ये प्रश्न मैं करवा देता हूं। यहां दिया हुआ निम्नलिखित शब्द युगों में सही शब्द सही का चयन करके लिखिए। सुर, सुर, सूर का मतलब होता है बहादुर और सुर का मतलब होता है देवता। आप लिखेंगे सूरवीर, लिखिए। सूरवीर ऐसे लिखा जाता है। और सुर, सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारही। तो सुर जो होता है देवता होता है, सुर जो होता है वीर होता है। तो ये कहीं दिख रहा है? हाँ सही है। भवन, भुवन, भवन मतलब होता है घर और भुवन मतलब होता है संसार। कहीं है ऐसा? हाँ ये हुआ, भवन मतलब घर और भुवन मतलब संसार। अब देखिए भवन मतलब यहां से इसका आपको लिखना है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा देख करके। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों में से के लिए एक सही शब्द का चयन करिए जिसके पास दूसरा कोई न हो, जिसके समान दूसरा कोई न हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसे कहते हैं ना अद्वितीय। अद्वितीय, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा देखिए, जो सब कुछ जानता हो वो क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। जो सब कुछ जानता है वो क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, आज मेरे बड़े भाई आ गए। यहाँ क्या होना चाहिए? निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो आज मेरा बड़ा भाई आ गया ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। आज मेरे बड़े भाई आ गए। राधा ने पत्र पढ़ी, तो राधा ने पत्र पढ़ लिया। राधा ने पत्र को पढ़ लिया। राधा ने पत्र को पढ़ लिया। मेरे को फल ले आओ, मेरे लिए फल ले आओ। मेरे को की जगह लिए हो जाएगा, मेरे लिए फल ले आओ। उपरोक्त कथन सही है। उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। उपर्युक्त कथन सही है, ये होना चाहिए। यहां देखिए, श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। दिख नहीं रहेगा भाई, दिख जा दिख जा। नहीं दिख रहा है। देखिए, श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण लिखिए। अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण। दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण एवं उदाहरण। तो ये सभी आप कर लेंगे, इसके लिए वीडियो में अलग से बनाया हूं, वहां जाकर के इसे देख लेना। अब इस हिसाब से आपका वही लेटर बच रहा है और क्या बच रहा है? लेटर बच रहा है और निबंध बच रहा है। 100 में मैंने आपका सारा प्रश्न करवा दिया है। लेटर पत्र बच रहा है और निबंध बच रहा है, जिसे आपको पत्र मैंने लिखना सिखा दिया था, वहां देख लीजिएगा। इसी YouTube चैनल पर आपको पत्र लेखन का 2 वीडियो पड़ा है, उसको देख लीजिए। निबंध मैं आगे बताऊंगा कैसे लिखा जाएगा, तो ये दोनों बाद में हो जाएगा, लेकिन अभी तक का ये वीडियो, इस वीडियो को आप जरूर देखिए और सुनिए। जितने भी मेरे यूपी बोर्ड के क्लास 12th के छात्र हैं वे सभी मेरे साथ जुड़िए और हिंदी का जो है यहाँ कंटेंट आप अच्छे से अच्छा प्रोवाइड हो रहा है, उसे पढ़ करके अपने एग्जाम की तैयारी और मजबूत करिए। इस बार एग्जाम में अपना परचम बुलंद करना है, कैसे भी करके हमको जो है इस बार अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना है। तो आज का जो PYQ था, मॉडल पेपर नहीं था, बल्कि क्या था? मॉडल पेपर नहीं था, ये क्या था? ये देखिए, सामान्य हिंदी का पेपर था, ये मॉडल पेपर नहीं था। 2024 आया हुआ है। अब साहित्यिक हिंदी रह गया है, साहित्यिक हिंदी भी मैं करा दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। तो चले, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी छात्र और छात्राएं।